आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर चाहे 9th क्लास हो, चाहे 11th क्लास हो, चाहे हम बीएससी पढ़ रहे हो, जब भी हम रसायन विज्ञान को पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान में कुछ भी पढ़ते हैं, उससे पहले हमें एटम के बारे में, परमाणु के बारे में पढ़ना पड़ता है। अब ऐसा क्या है परमाणु के अंदर जो हम परमाणु के बारे में पढ़ रहे हैं? परमाणु इतना छोटा कण है किसी भी तत्व का कि अगर हम उसके बहुत छोटे से छोटे टुकड़ों को देख लें तो उसे देखना, उसकी स्टडी करना बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जिसको हम टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते, और पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि परमाणु से मिलकर बनी है। चाहे वो सूर्य हो, तारे हो, चंद्रमा हो, हमारा शरीर क्यों ना हो। जब परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो अणु बनाते हैं। जब दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो अणु बनाते हैं। जब दो अणु आपस में जुड़ते हैं तो यौगिक बनाते हैं। जब दो यौगिक आपस में क्रिया करते हैं तो कोशिका बनाते हैं। और हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर कोशिका से मिलकर बना। तो हमारे शरीर के निर्माण के पीछे भी किसका हाथ है? परमाणु का। हमारे शरीर की उत्पत्ति, हमारे शरीर की संरचना किसके द्वारा हुई? परमाणु के द्वारा। अब जो चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी महत्वपूर्ण है, जिससे हमारे शरीर, जिसके बिना नहीं बन सकता, ये पूरा ब्रह्मांड इसके बिना नहीं बना, चाहे वायु हो, आकाश गंगा हो, पूरा सौर मंडल हो, उसके बिना, परमाणु के बिना किसी भी चीज की उत्पत्ति संभव नहीं है। तो उसे पढ़ना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में बता दूं आपको। केमिस्ट्री एक जर्मन का वर्ड है। पूरी केमिस्ट्री आई ही जर्मनी से है। सबसे पहले केमिस्ट्री का नाम कीमिया था, जो चाइना ने दिया था। उसके बाद केमिस्ट्री का नाम केमिका पड़ा, जो मिस्र ने दिया था। और लास्ट में केमिस्ट्री पड़ा, जो जर्मन ने दिया। और इसका मतलब होता है रंगीन वस्तुएं। केमिस्ट्री का मतलब है रंगीन वस्तुएं। जितने भी हम केमिकल्स पढ़ते हैं वो सभी रंगीन होते हैं। वो एक अलग बात है कि क्रिया करने के बाद, रिएक्शन करने के बाद वो कलरलेस हो जाए, किसी दूसरे कलर में तब्दील हो जाए, लेकिन किसी न किसी कंपाउंड का या किसी भी केमिकल का कोई ना कोई कलर जरूर होता है। और जिसका कोई कलर होता है, जर्मन में उसे केमिस्ट्री बोलते हैं। तो ये केमिस्ट्री जर्मन का वर्ड है। और जितने भी हम वर्ड पढ़ेंगे, जितने भी केमिस्ट्री में हम थ्योरीज पढ़ेंगे, वो सब जर्मन के हैं। जैसे यहीं पर देख लो, परमाणु, परमाणु को हम एटम बोलते हैं। ये एटम जर्मन का वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड नहीं है। अब एटम को अगर हम किसी भी केमिस्ट्री के वर्ड को इंग्लिश में या हिंदी में ट्रांसलेट कर लें, उसका उच्चारण हिंदी में या इंग्लिश में कर लें, तो केमिस्ट्री पढ़नी बड़ी आसान होगी। क्योंकि केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट हैं वो रटने से तैयार नहीं होते, उन्हें समझना पड़ता है। तो जो एटम है, एटम मिला है अनकट से बनकर। ये थ्योरी सबसे पहले डाल्टन ने दी थी एटम की, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने अपने सिद्धांत में दो तथ्य कहे थे। पहला तथ्य उसने कहा कि परमाणु को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही इसका विनाश संभव है। डाल्टन ने अपने सिद्धांत में दो तथ्य कहे थे। पहला कहा कि परमाणु को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही इसका विनाश संभव है। दूसरा सिद्धांत उसने कहा कि परमाणु इतना छोटा है कि उसे हम टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। दो सिद्धांत कहे। पहला कहा कि परमाणु को ना तो हम बना सकते हैं, neither we manufacture the atom nor we destroy it। दूसरा कहा atom is such small particle that we cannot divide it into any other part। परमाणु इतना छोटा है कि उसको हम टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। जो पहली थ्योरी उन्होंने दी थी, वो आज भी इस थ्योरी को कोई काट नहीं पाया, कोई गलत नहीं सिद्ध कर पाया कि परमाणु को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही इसका विनाश कर सकते हैं। ये संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। क्या हम पानी को बना सकते हैं? नहीं बना सकते। वो एक अलग बात है। हमने नेचर से हाइड्रोजन ली, ऑक्सीजन ली और पानी बना दिया।
वाटर बना दिया। लेकिन ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले रहे हैं ये भी तो हम नेचर से ही ले रहे हैं, अपने आप थोड़ी ना बना रहे हैं। तो परमाणु को हम नहीं बना सकते। ये बात डाल्टन की आज भी कोई गलत साबित नहीं कर पाया। लेकिन दूसरी थ्योरी जो उन्होंने दी कि परमाणु इतना छोटा है कि इसे टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते, ये इनकी थ्योरी फेल हो गई थी जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए थे, जब सूक्ष्मदर्शी आए थे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए थे, तब इलेक्ट्रॉन की एटम की जब हमने स्टडी की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा, तो पता चला कि एटम लगभग, परमाणु लगभग 35 कणों से मिलकर बना है। परमाणु लगभग 35 कणों से मिलकर बना है, जिनमें जो मूल कण है, मौलिक कण है, वो क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन्हें फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये हमेशा परमाणु के अंदर रहते हैं, ठीक है ना। तो दूसरी थ्योरी इसलिए फेल हुई थी क्योंकि डाल्टन ने कहा कि परमाणु इतना छोटा है कि उसे टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन बाद में पता चला कि परमाणु तो लगभग 35 कणों से मिलकर बना है और इसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। और इनकी बात भी सही थी। उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं थे और परमाणु इतना छोटा है कि एक आलपिन को, एक सुई के 30 लाख टुकड़े कर दो और एक टुकड़ा निकाल लो, वो परमाणु है। तो उन दिनों जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं थे, उस समय इनकी बात भी सही थी। था ही इतना छोटा, एक धूल के, वायु के कण से भी छोटा है परमाणु, और वो भी 35 कणों से मिलकर बना है। अब ये तो पता चल गया कि जो परमाणु है, एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। लेकिन है कहां पर? परमाणु के बीच में है, परमाणु के बाहर है, कहां पर है? इसकी स्टडी करनी है हमें। इससे पहले मैं बता दूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन की सबसे पहले खोज की थी जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन भी एक जर्मन का वर्ड है, मैं तुम्हें बता दूं। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जर्मन का वर्ड है, जिसे अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, इसका मतलब होता है अट्रैक्ट करना। इलेक्ट्रॉन प्रत्येक चीज को, प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं हम, ठीक है ना। इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा, ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन प्रोटो से लिया गया है, जर्मनी के प्रोटो से लिया गया है, जिसका इंग्लिश मतलब निकाल लें हम तो फर्स्ट, और हिंदी में पहला। ये क्या है पहला? ये जो प्रोटॉन है, सबसे पहले एटम के अंदर, परमाणु के अंदर प्रोटॉन की खोज हुई थी, लेकिन इसकी खोज करी थी जेम्स स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने। सबसे पहले परमाणु के अंदर प्रोटॉन की खोज हुई और वो की थी जेम्स स्टोनी ने। अब अगर प्रोटॉन की पहले खोज हुई तो हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पहले क्यों पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने पहले क्यों बताया जब प्रोटॉन की पहले खोज हुई? तो इसका अर्थ यह है, जेम्स स्टोनी ने प्रोटॉन की खोज तो कर दी थी, परमाणु के अंदर ये तो बता दिया था कि हाँ कोई कण है, कोई पार्टिकल है जो एटम के अंदर, परमाणु के अंदर है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज को, इसके गुणों को जेम्स स्टोनी नामक वैज्ञानिक पूरी तरीके से सिद्ध नहीं कर पाए थे, और उसी के बीच में इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई थी, और थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के सारे गुणों को बता दिया था। तो इसलिए हम पढ़ते इलेक्ट्रॉन को है पहले, लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज बाद में हुई, पहले प्रोटॉन की हुई, और जेम्स स्टोनी ज्यादा इसकी व्याख्या नहीं कर पाए, बाद में रदरफोर्ड ने इसकी व्याख्या की, इसलिए इसकी खोज का श्रेय रदरफोर्ड को जाता है, जेम्स स्टोनी का कहीं नाम नहीं जाता, ठीक है ना। दूसरा, न्यूट्रॉन के बारे में बात करें। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन न्यूट्रल से मिलकर बना है, और न्यूट्रल को हिंदी में बोलते हैं उदासीन,
क्योंकि उदासीन जो न्यूट्रॉन है वो एक उदासीन कण है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता, किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता, इसलिए इसे न्यूट्रॉन बोलते हैं। ठीक है ना। एटम के अंदर 3 पार्टिकल पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अपने ओर प्रत्येक पदार्थ को अट्रैक्ट करता है या किसी दूसरे पदार्थ के प्रति अट्रैक्टिव रहता है, आकर्षित हो जाता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। प्रोटॉन प्रोटो से लिया गया है, सबसे पहले परमाणु के अंदर प्रोटॉन की खोज हुई थी, इसलिए इसे प्रोटॉन नाम रखा। और तीसरा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, न्यूट्रल पार्टिकल है, इसलिए हम न्यूट्रॉन बोलते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि ये तीनों पार्टिकल परमाणु के अंदर, ये तीनों कण परमाणु के अंदर कहां पर स्थित है। देखो, सबसे पहले थॉमसन ने तरबूज मॉडल दिया इसके लिए, थॉमसन का तरबूज मॉडल। थॉमसन ने अपने तरबूज मॉडल में एटम की, परमाणु की और तरबूज की आपस में तुलना करी। मान लो ये कोई तरबूज है और ये परमाणु है। उसने कहा जिस प्रकार से तरबूज के अंदर लाल द्रव्य भरा रहता है, लाल द्रव्य भरा रहता है, उसी प्रकार से एटम के अंदर प्रोटॉन भरे रहते हैं। उसने जो तरबूज के अंदर लाल द्रव्य है उसकी तुलना किससे करी, प्रोटॉन से की, कि जिस तरीके से तरबूज के अंदर लाल द्रव्य भरा रहता है, ठीक उसी तरीके से परमाणु के अंदर प्रोटॉन भरे रहते हैं। और जो बीज होते हैं, तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं, उसकी तुलना इलेक्ट्रॉन से करी। उसने कहा जैसे कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रहते हैं, इलेक्ट्रॉन तरबूज के अंदर बीज धसे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज भरे रहते हैं। इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव, धनायन और ऋणायन आपस में इस पूरे परमाणु को उदासीन करके रखते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों आपस में मिलकर परमाणु को उदासीन कर देते हैं। लेकिन थॉमसन का यह तरबूज मॉडल गलत साबित हुआ, गलत सिद्ध हुआ, क्योंकि रदरफोर्ड ने अपना प्रकीर्णन मॉडल दिया। रदरफोर्ड ने कौन सा मॉडल दिया, प्रकीर्णन मॉडल। देखो, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन मॉडल, प्रकीर्णन मॉडल, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन मॉडल। रदरफोर्ड ने अपने प्रकीर्णन मॉडल में क्या किया, एक सोने की पिन्नी ली, एक सोने की टुकड़ा लिया और उसे पीट के फैला लिया चारों तरफ। अब बात यह है कि उस टाइम पर लगभग 82 मेटल थे, 82 मेटल्स थे, 82 धातु थे। तो रदरफोर्ड ने सोने को ही क्यों चुना अपने प्रयोग के लिए, तो इसका कारण यह है कि सोना जो है वो पीटने पर फैलता है, चटकता नहीं, ठीक है ना। इसलिए रदरफोर्ड ने क्या करा, अपने प्रयोग में एक सोना लिया और उसे पीट लिया, ठीक है ना, और एक छिद्रित प्लेट लगा दी लेड की, इस पर लेड की छिद्रित प्लेट लगा दी और इस पर अल्फा कणों की बौछार करी। अब लेड की छिद्रित प्लेट क्यों लगाई, प्लेट इसलिए लगाई रदरफोर्ड ने क्योंकि ये जो लेड की प्लेट है ये अल्फा कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और इस पर हमारा जो प्रयोग है वो सही होगा। देखो, जब उसने पहली बार अल्फा पार्टिकल डाले तो वो जैसे गए थे वैसे ही अपने दिशा में सीधे वापस निकल गए, ठीक है। उसने जब दोबारा से अल्फा पार्टिकल डाले तो वे बाहर तो गए लेकिन अपने मार्ग से विचलित हो गए, अपने मार्ग से भटक गए। जब उसने तीसरी बार अल्फा पार्टिकल डाले तो वो जैसा गया था वैसा अपने रास्ते में वापस आ गया। क्या निष्कर्ष निकला, जब उसने पहली बार अल्फा पार्टिकल डाले तो वे सीधे चले गए बिना किसी विक्षेपण के, बिना किसी विक्षेपित हुए सीधे चले गए। और जब उसने दोबारा से अल्फा पार्टिकल डाले तो वे बाहर तो गए लेकिन अपने एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गए, अपने एंगल पर घूम गए। जब उसने तीसरी बार अल्फा पार्टिकल डाले
तो वो जैसा गया था वैसा वापस आ गया। अब देखो एक बार, अल्फा पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश रहता है। अब देखो इसका मतलब क्या है कि अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए। इसका मतलब ये है कि परमाणु के अंदर अधिकांश भाग ऐसा है जो खोखला है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भारी चीज होती, कोई द्रव्यमान उपस्थित होता, तो क्या ये इसे भेदने देता? ये सीधे चले जाते? कुछ ना कुछ तो रुकावट होती है ना। अगर यहाँ पर कोई धनायन होता, कोई द्रव्यमान होता, तो ये अल्फा पार्टिकल्स को रोकने की कोशिश करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये सीधे चले गए। इसका मतलब ये है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, जिसने इसे रोकने की कोशिश नहीं करी और ये अपने मार्ग में सीधे चले गए। दूसरी बात, जब ये कुछ अल्फा पार्टिकल अपने बाहर तो गए लेकिन अपने मार्ग से विचलित हो गए। इसका मतलब ये है कि कुछ भाग ऐसा है परमाणु का जो द्रव्यमान से भरा हुआ है, कुछ भाग तो खोखला है और कुछ भाग द्रव्यमान से भरा हुआ है, जिसने इन अल्फा पार्टिकल्स को, अल्फा कणों को सीधे नहीं जाने दिया बल्कि रोक लिया, जिससे ये अपने मार्ग से विचलित हो गए, इधर उधर घूम गए, एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए। तीसरा सबसे अहम बात कि अल्फा पार्टिकल जैसा गया था वैसा वापस आ गया। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि ये बीच वाला जो भाग है उसने उस पार्टिकल में कोई धनायन रखा हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि जब दो समान आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है। जब तो विपरीत आवेश एक साथ आते हैं तो उनके बीच आकर्षण का बल लगता है। ये तो बात सभी को मालूम होगी। बचपन में हम देखते थे कि एक बार चुंबक को हम पास लाते थे तो वो आपस में जुड़ जाया करता था, लेकिन अगर हम चुंबक का सिरा बदल ले हैं, एक चुंबक का हमने सिरा बदल दिया, तो वो हम कितनी भी कोशिश कर लें उन्हें जोड़ने की, वे एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते थे, दूर भागते थे। ये होता था ना। तो जब समान आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके बीच तो प्रतिकर्षण का बल लगता है, जब विपरीत आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। तो यही हुआ इसमें, अल्फा कण पॉजिटिव होते हैं। यहां पर हमें क्या पता है एटम के अंदर कौन सा ऐसा कण है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, धनायन होता है? अभी पढ़ा हमने, प्रोटॉन है। प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर ही तो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब क्या है कि इस खोखले स्थान में प्रोटॉन उपस्थित है, तभी तो अल्फा कण और प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण का बल लगा, क्योंकि ये समान आवेश हैं, इनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगा, ठीक है ना, और ये अपने मार्ग से वापस आ गया, ठीक है ना। देखो दूसरी बात, साथ साथ ये भी पता चला कि प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी है, क्योंकि इस बीच वाले भाग में सबसे ज्यादा, जो परमाणु का सबसे ज्यादा भार है वो इस वाले भाग में है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके बीच में है, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले इसे बना लो। ठीक है, लिख लिया। अब देखो, अब हमें ये तो पता चल गया, ये बात तो हमें पता चल गई कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस बीच वाले भाग को नाभिक कहा गया, इसे नाभिक कहा गया, ठीक है ना। अब ये बात तो हमें पता चल गई कि एटम के अंदर कोई नाभिक है बीच में, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित है, लेकिन ये बात समझ नहीं आई कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है। बाद में पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इनकी चारों तरफ कक्षाओं में, ऐसे गोल गोल लेयर्स हैं, कक्षाएं हैं, इन्हें कक्षा बोलते हैं, इनमें गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम रहा है, चारों तरफ चक्कर लगा रहा है लगातार। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर गति कर रहा है, चक्कर लगा रहा है,
अब भाई थॉमसन ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन धंसा हुआ है, जिस तरीके से तरबूज के अंदर बीज धंसे हुए हैं, ठीक उसी तरीके से परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं। रदरफोर्ड बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में गति कर रहा है, तो इसलिए थॉमसन का मॉडल गलत हुआ था। अब ये कि गति कैसे कर रहा है, देखो तुम्हें एक थोड़े से नॉलेज की बात मैं बता दूं। जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच कैसा बल लग रहा है, आकर्षण का या प्रतिकर्षण का? सब सोच रहे होंगे आकर्षण का नहीं बल लग रहा, प्रतिकर्षण का लग रहा है। अगर आकर्षण का बल लग रहा है तो ये पृथ्वी सूर्य के अंदर क्यों नहीं समा रही? वास्तव में सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर्षण का बल कार्य करता है, अट्रैक्शन फोर्स इन्वॉल्व होता है इनके बीच। अब ये पृथ्वी सूर्य के अंदर जा क्यों नहीं रही जब आकर्षण का बल लग रहा? तो पृथ्वी इस आकर्षण बल का उपयोग सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए कर रही है, ठीक है ना। पृथ्वी इस आकर्षण बल का उपयोग चारों ओर घूमने के लिए कर रही है। ठीक उसी प्रकार से देखो यही बात किसके अंदर है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच विपरीत आवेश है, आकर्षण का बल कार्य कर रहा है। तो चाहिए तो ये कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर चला जाए, लेकिन ऐसा थोड़ी ना हो रहा है। इलेक्ट्रॉन इस आकर्षण बल का उपयोग चारों ओर घूमने के लिए कर रहा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इस आकर्षण बल का उपयोग नाभिक के चारों ओर घूमने के लिए कर रहा है, ठीक है ना। इनके नाम भी बताए, इन शेल्स के नाम भी बताए। देखो ये जो चारों तरफ कक्षाएं हैं इनके नाम दिए बोहर ने KLMN, और बताया कि इन शेल्स के अंदर, इन कक्षाओं के अंदर कुछ उपकोष होते हैं। ये तो KLMN तो क्या हो गई, कक्षाएं हो गई। कक्षा क्या है, KLMN, इनके अंदर उपकोष होते हैं। उपकोष कौन कौन से होते हैं, SPDF, ठीक है ना। अब SPDF के अंदर भी कक्षाएं होती हैं। इन्हें बोलते हैं कोष, उपकोष, और इनके अंदर होते हैं कक्षाएं। S के अंदर एक कक्षक होता है, P के अंदर 3, D के अंदर 5 और F के अंदर होते हैं 7। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। देखो S के अंदर एक कक्षक है तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, P के अंदर 3 है तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, D के अंदर 5 कक्षक हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन, और F के अंदर 7 है तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये एक उस तरह से है जैसे कोई कॉलोनी है, कोई कॉलोनी है, उस कॉलोनी में बहुत सारे घर होते हैं, तो कॉलोनी तो क्या हो गई, कोष हो गया। KLMN ये 4 कॉलोनी है, इनके अंदर बहुत सारे घर हो गए, SP, D और F, ठीक है ना। अब घर के अंदर बहुत सारे कमरे होते हैं, तो कमरे क्या हो गए, S के अंदर एक कमरा हो गया, P के अंदर 3, D के अंदर 5 और F के अंदर 7, ठीक है ना। अब कमरों में सदस्य भी रहते हैं कोई ना कोई। अब S में जो एक कमरा है, एक कक्षक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, D के अंदर 10 और F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब ये समाते किस तरीके से है, किस तरीके से समाते हैं, देखो ये सिद्धांत दिया, ये S के अंदर एक कक्षक है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, लेकिन ये इस तरीके से रहेंगे, एक सीधा और एक इसके विपरीत रहेगा। ऐसा क्यों रहेगा, क्योंकि इसका जो ये वाला टर्मिनल होता है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये वाला भी ऐसे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब मैंने बताया समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है, अब इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा, तो ये तो एक कक्षक में रहना इनका असंभव है, इम्पॉसिबल है, तो इन्हें हम उल्टा कर देते हैं। अब हमने ये उल्टा करा तो ये तो नेगेटिव हो गया, ये वाला सिरा पॉजिटिव हो गया। अब विपरीत आवेश के बीच कैसा बल लगेगा, आकर्षण का बल कार्य करेगा। अब ये आराम से एक कक्षक में रह सकते हैं, ठीक है ना। देखो ऐसे S के अंदर 2,
पी के अंदर टोटल कक्षक 3 होते हैं, तो डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 कक्षक और टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब एफ की बात करेंगे। एफ में टोटल कक्षक कितने होते हैं? 7, और इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे टोटल? 14। 2, 6, 10 और 14। ठीक है, अब एक बात करें हम, देखो मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में गति कर रहा है, ऐसे गमन कर रहा है नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में। अब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल कहां से रही है? भाई हम कोई भी काम करते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, कोई ना कोई वर्क करता है तो उसे कोई ना कोई एनर्जी की जरूरत जरूर पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत सभी को पड़ती है। अब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहां से मिल रही है? कर रहा है, इसको एनर्जी कहां से मिल रही है, ऊर्जा कहां से प्राप्त हो रही है, ये सवाल है। तो यहां पर बोहर ने बताया, बोहर ने परमाणु सिद्धांत दिया, उसने इसमें कहा कि जो नाभिक है वो तो अंदर से अभिकेंद्र बल लगा रहा है इलेक्ट्रॉन पर, और बाहर से इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपकेंद्र बल कार्य कर रहा है। अंदर से तो नाभिक बल लगा रहा है, बाहर से अपकेंद्र बल कार्य कर रहा है। ये जो शेल्स हैं, अंदर वाली शेल्स तो अंदर से बल लगा रही है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ऐसे। ये तो अंदर से अभिकेंद्र बल लगा रही है, और बाहर वाली शेल बाहर से अपकेंद्र बल लगा रही है। तो कभी तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास पहुंच जाता है, हालांकि नाभिक में नहीं जाता। नाभिक में पहुंचने से पहले बाहर वाली शेल इलेक्ट्रॉन को बाहर ले आती है, अब बाहर जाने से पहले अंदर वाली शेल अंदर ले आती है। इस तरीके से ग्राउंड स्टेज में, अपने नॉर्मल स्टेज में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में गति करता रहता है। अंदर वाली शेल बाहर नहीं जाने देती, और बाहर वाली शेल, बाहर वाली कक्षा इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं आने देती। इस तरीके से संतुलन अवस्था में इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में गति करता रहता है। लेकिन अगर किसी बाहरी स्रोत से, किसी आउटर सोर्स से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाए तब क्या होगा? अगर किसी बाहरी स्रोत से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही है तो वो कक्षा छोड़कर बाहर चला जाएगा, इन कक्षाओं से बाहर चला जाएगा। ठीक है ना? लेकिन बाहर तो चला जाएगा कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, जब तक इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है तब तक बाहर जाएगा। ठीक है ना? जैसे ही उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की कम हो जाएगी, वो आना पड़ेगा उसे वापस शेल्स में। ठीक है ना? केवल उस समय तक जाएगा इलेक्ट्रॉन बाहर जब तक इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेज में आकर अंदर आएगा, एनर्जी खत्म होने के बाद, ऊर्जा कम होने के बाद जब इलेक्ट्रॉन इन शेल्स में आएगा, तो तब कैसे आएगा? इसके लिए बोहर ने एक स्पेक्ट्रम तैयार किया। बोहर ने उसके लिए एक स्पेक्ट्रम तैयार किया। देखो ये शेल्स हैं, देखो ये n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखो अगर ये शेल्स इलेक्ट्रॉन का एक्साइटिंग स्टेज से ग्राउंड स्टेज में, उत्तेजित अवस्था से ग्राउंड स्टेज में आने के लिए ये शर्त है कि इन शेल्स पर डिपेंड करेगा, इन शेल्स पर, इन कक्षाओं पर निर्भर करेगा। अगर ये शेल्स हार्ड हैं, कठोर हैं, तो पहले पहली शेल में आएगा, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में। अगर ये शेल मुलायम है, सॉफ्ट है, तो डायरेक्ट नाभिक के अंदर आ जाएगा। देखो अगर शेल सॉफ्ट है तो इसके डायरेक्ट अंदर आ जाएगा, थोड़ी सी हार्ड है तो यहां से शुरू करेगा, पहले यहां आएगा फिर यहां आएगा।
अगर थोड़ी सी और हार्ड है तो पहले यहां फिर यहां फिर यहां, और हार्ड है तो यहां से शुरू करेगा इस तरीके से। अगर शेल्स हार्ड है तो यहां से, इस तरीके से बोहर ने स्पेक्ट्रम तैयार किया। देखो और हार्ड है तो यहां से शुरू करेगा, थोड़ी सी और हार्ड है तो फिर यहां से शुरू करेगा, और हार्ड है तो यहां से शुरू करेगा। इनके नाम भी दिए थे बोहर ने। तो क्या बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी ग्राउंड स्टेज से अपनी नॉर्मल स्टेज से एक्साइटिंग स्टेज में जा रहा है, संतुलन अवस्था से उत्तेजित अवस्था में जा रहा है, तो वो कुछ समय सीमा के लिए जाएगा। वो कब तक जाएगा? जब तक उसके पास एनर्जी है, ठीक है ना। लेकिन जैसे एनर्जी उसकी खत्म हो जाएगी, वापस उसे अपने शेल्स के अंदर ही आना पड़ेगा। और शेल्स के अंदर आने की दो विधि है। अगर ये शेल्स हार्ड है तो पहले यहां से शुरू करेगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां। लेकिन अगर ये शेल्स मुलायम है, सॉफ्ट है, तब डायरेक्ट नाभिक के अंदर आ जाएगा। इनके नाम दिए थे बोहर ने, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुन। इसे नोट कर लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए भी। लिख लिया? देखो अब इसके आधार पर एक साइंटिस्ट थे क्लिंचवस्की, एक साइंटिस्ट थे क्लिंचवस्की। इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना। उन्होंने ऑफ बाय नियम दिया, ऑफ बाय प्रिंसिपल, ऑफ बाय सिद्धांत। ये ऑफ बाय भी जर्मन का शब्द है। किसने दिया? क्लिंचवस्की ने। ठीक है, क्लिंचवस्की ने दिया। देखो ऑफ का मतलब समझो, ऑफ का मतलब होता है बिल्ड, और बाय का मतलब होता है अप, यानी कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, देखो लिख लो इसे, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। उन्होंने एक मॉडल दिया, देखो इसे, इस मॉडल को 1s2, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2, 2p6, 3p6, 4p6, 5p6, 6p6, 7p6, 3d10, 4d10, 5d10, 6d10, 4f14, 5f14। अगर ये बनाना आ गया, इसके आधार पर केमिस्ट्री तुम्हारे समझ में आने लगेगी फिर। ठीक है ना। देखो इसे तिरछा काटेंगे थोड़ा सा। देखो इसे हम इससे मिलाएंगे,
इसे नोट करो, बनाओ इसे। पोज करके इसे बनाओ। बना ली? देखो देखो यहां से शुरू कर रहे हैं। पहले क्या है 1s2, फिर क्या है 2s2, फिर क्या है 2p6। देखो इन्हें लिखो ऐसे 1s2, 2s2, 2p6, फिर क्या है 3s2, फिर 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f15, 6d10 और 7p6। ठीक है ना, इन्हें नोट करो। इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे इसके आधार पर। देखो कैसे, देखो जैसे ये है तत्व हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। देखो हाइड्रोजन का सिंबल H और इसका एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियोन का 10। ठीक है, देखो अब देखो इसे ध्यान से समझना। ये मान लो कि ये बहुत सारे भिखारी हैं। यहाँ पर एक भिखारी है, या 2 है, या 3 है, या 4 है, या 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है ना, ये हमारे पास कॉइन है, सिक्के हैं, या 2 रुपए हैं, या 2 रुपए हैं, या 6 रुपए हैं, या 2 रुपए हैं। हमें इन कॉइन में से प्रत्येक भिखारी को, प्रत्येक बेगर को 1 रुपया देना है। ना तो 1 से ज्यादा देना और ना ही 1 से कम देना। देखो यहाँ पर एक भिखारी है, लेकिन हमारे पास कितने रुपए हैं? 2 रुपए हैं। तो सबसे पहले हम इसे 1 रुपया देंगे। ठीक है, फिर देखो आगे, यहाँ पर 2 भिखारी हैं, शुरू से ही चलेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर 2 भिखारी हैं, लेकिन हमारे पास 2 रुपए हैं, यहाँ 1s2। ठीक है, यहाँ पर 3 है तो 1s2, 1 रुपया और बचा, 1 इसमें से दे देंगे। 2s1, 2 है हमारे पास, लेकिन कितने की जरूरत है? 1 की, तो हम सिर्फ 1 ही लेंगे। 2 और 1 3, हो गए 3 पूरे। देखो यहाँ पर 4 है तो 1s2, 2s2। ठीक है ना, 2 और 2 4, 4 पूरे होगी। फिर इसमें चलेंगे अगले वाले में, 1s2, 2s2, 2 और 2 4, 1 की जरूरत और है। यहाँ 6 है, लेकिन हमें केवल 1 और लेना, और जब तक ये फुल नहीं भरने का इसको ही चलते रहना। देखो 1s2, 2s2, 2p2। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p5,
और ये 1s2 2s2 2p6 6 पूरे हो गए। ठीक है ना, इसे नोट करो। नोट कर लिया। तो बच्चों कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी समस्या है केमिस्ट्री को समझने के लिए, केमिस्ट्री का कोई भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स करें। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर के सेकंड लेक्चर के साथ।